अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। इस वक्त दुनिया भर की नज़रें लगी हुई हैं क्योंकि अमेरिका में सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं और उसके लिए जो दौड़ है, जो कांटे का मुकाबला है, वो डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान इस वक्त कांटे का मुकाबला देखने में आ रहा है। और ये कहा जा रहा है, जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि बड़ा सख्त तरीन मुकाबला होगा। फ़िलहाल जो इस वक्त सर्वेज आ रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क कैमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप में दिखाई नहीं दे रहा है। सिचुएशन कुछ यूँ है कि डोनाल्ड ट्रंप भी बात कर रहे हैं और जो अमेरिका की आवाम है उसको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमला हैरिस भी बात कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर बग़ैर धांधली के इस बार वो आ गए, सदारती इंतखाबात जीत गए, तो फिर ये नया टर्न होगा अमेरिका के लिए। जबकि दूसरी तरफ कैमला हैरिस कह रही हैं कि अब ड्रामेबाजियों का वक्त नहीं है, क्योंकि वो इशारा दे रही हैं डोनाल्ड ट्रंप जो माजी में जो उनका किरदार रहा है वो एक अदाकार रहे हैं, तो कहती हैं कैमला हैरिस कि अब ड्रामेबाजियों का वक्त नहीं है, अब बल्कि जो यूथ है उनके लिए काम करने का वक्त है। और उसके लिए कैमला हैरिस ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया है। वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से अमेरिका की जो आवाम है वो उन्हें सपोर्ट करे। लेकिन पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा अमेरिकन इलेक्शंस की तरफ देख रहा है या हम सोच रहे हैं कि वहाँ पर कौन होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे बड़ी जो तवज्जो का मरकज़ होगा वो डेफिनेटली गज़ा होगा, वो डेफिनेटली जो फ़लस्तीन है वहाँ पर जो कुछ हो रहा है होगा। लेकिन अब तक जितने भी माहिरीन से बात हुई है उनके मुताबिक चाहे वो कैमला हैरिस हो या चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, लेकिन दोनों की जो मेंटालिटी है इस तरह के मामलात पर, इजराइल के मामलात पर, वो एक ही जैसी है। यानी दोनों माजी में इसे सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। लेकिन कल जब मुस्लिम कम्युनिटी से मिलने के लिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप या फिर कैमला हैरिस, तो वहाँ पर उन्होंने इसी तरह के जो अपने इंतखाबी बयानात हैं उनको इसी तरह का रखा है कि जिससे मुसलमानों की को अट्रैक्ट किया जा सके। बहजाद सलीमी डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद में से इस वक्त मौजूद हैं न्यूयॉर्क में। बहुत शुक्रिया आपका बहजाद। सबसे पहले तो जो इलेक्शन का इस वक्त माहौल बना हुआ है के हवाले से बताएं, एक रोज़ बाकी रह गया है, आज आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं? क्योंकि ताज़ा तरीन सर्वेज जो आ रहे हैं हमारे पास उसके मुताबिक तो ये बड़ा कांटे का मुकाबला है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, फ़र्क नहीं है। क्या ग्राउंड पर भी यही सिचुएशन है? कुछ सर्वेज जो है वो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके हक में थे, और फिर अभी जो ताज़ा तरीन कुछ सर्वेज हैं उनमें जो डेमोक्रेट उम्मीदवार हैं कैमला हैरिस वो ट्रंप से आगे हैं। तो कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है दोनों उम्मीदवारों के दरमियान। लेकिन इस हवाले से अगर कहा जाए कि किसकी कामयाबी के ज्यादा इम्कानात हैं तो कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा, क्योंकि दोनों उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त जो है वो अपनी जो फैसला कुन बर्तरी के लिए कोशां हैं, और इस हवाले से जो तमाम तर उनकी काविशें हैं वो इसी बात पर हैं कि वो कामयाबी हासिल करें। अगर देखा जाए तो जो स्विंग स्टेट्स हैं वो जो सदर के इंतखाब के हवाले से अहम तरीन किरदार अदा करेंगी। इस बार जो है इंतखाबात जो है वो 7 अहम मैदानी जंग होंगी। जो रियासतें जो स्विंग स्टेट्स कहलाती हैं उनमें एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन जो है वो शामिल हैं। जो गुज़िश्ता जो इंतखाबात थे उसमें जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप से मैदानी जंग की रियासतों एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन को जीतकर बहजाद मुझे ये बताइए, वैसे तो जो मुकाबला है वो ऑब्वियसली कैमला हैरिस और ट्रंप के दरमियान है, लेकिन बीबीसी की एक रिपोर्ट देखी मैंने तो क्योंकि जो उनकी जेल स्टाइन है उन्होंने गाजा के हक में एक स्टेटमेंट दिया है, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका दिखाई देता है कि वो बहुत ज़्यादा उनकी तरफ फोकस दिखाई दे रही है, ग्रीन पार्टी की तरफ। और क्योंकि जो अमेरिकन लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा मायूस शायद दिखाई देते हैं, तो वो भी देख रहे हैं ग्रीन पार्टी की तरफ। ऐसा ही है, आपको ग्राउंड पर भी ऐसे ही मिल रहा है? जी देखें, अगर तो हम अगर पाकिस्तान की सियासत और अमेरिका की सियासत और इंतखाबात का मुआवजा करें तो यहाँ फ्रैंकली इस वक्त मैं न्यूयॉर्क में हूँ, तो मुझे इस वक्त मैनहट्टन में वो बज़ाहिर कोई इंतखाबात के जो एक फिजिकल असरात होते हैं वो नजर नहीं आ रहे। कि ये ज़ाहिर है कि इन इंतखाबात में ना तो यहाँ जो पोस्टर्स और बैनर्स और ना कोई, लेकिन ये है कि दोनों उम्मीदवार जो हैं वो मुख्तलिफ तबकात की जो हमायत के असूल के लिए कोशां हैं। जो पाकिस्तान से तल्लक रखने वाले जितने भी जो समंदर पार पाकिस्तानी अमेरिका में आबाद हैं, तो उनकी अक्सरियत चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखती है, तो यहाँ उन तमाम का झुकाव जो है वो वाज़ेह तौर पर ट्रंप की तरफ है। और वो
ये भी समझते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सदर मुंतखब होते हैं तो बानी पीटीआई को रहाई के लिए वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और दूसरी जानब अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो बहुत ज्यादा जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका ये जो मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है फलस्तीन के हवाले से, तो उस हवाले से भी जो काफी मुस्लिम वोटर्स हैं उनका झुकाव जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ नजर आता है। अगर खवातीन की बात करें तो वो कमला हैरिस की जो पॉलिसियां उस हवाले से जो वो खवातीन जो हैं वो उनकी फेवर में नजर आती हैं। बहजाद साथ ही मौजूद रही है। मदिया मसूद भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, फेलो जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका मदिया। पहले तो ये बताइए कि क्योंकि अब कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ही मुसलसल बात हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से हम देखते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में एक तासुर ये बन रहा है कि इमरान खान के साथ एक अच्छा ताल्लुक भी रहा है, एक अच्छी दोस्ती भी रही है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं वो अगर अपना रसूख दिखाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप मुत्तखिब हो जाते हैं तो यहाँ पर उनको फायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ कमला हैरिस को अगर हम देखते हैं तो वो भारतीय निजात हैं, तो ऑब्वियसली भारतीयों की भी एक बहुत बड़ी तादाद अमेरिका में मौजूद है। वो क्या राय रखते हैं इस सिचुएशन को देखते हुए? Thank you so much for your time, but Kiran, to be honest, you have asked 1,000 questions in just one line. इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो समझने की जरूरत है, but I will start with this. Everybody knows in Pakistan that Trump has some affiliation with ex-Prime Minister of Pakistan, क्योंकि जब उनका टेन्योर आई, उसकी फर्स्ट टर्म आई थी तो उनकी ex-PM के साथ मुलाकात हुई थी, ये सब जानते हैं। और बहुत सारी मीम्स भी बनी थी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो वाइफ है, she was a big fan of Imran Khan. So in that perspective, people are believing that somehow जब ट्रंप अगर आते हैं इक़्तिदार में तो हो सकता है इमरान खान से उनका दोस्ती है, झुकाव है, और इस बुनियाद पर हो सकता है पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर हो। बट इन लॉन्ग रन, इन बिगर पिक्चर, और अगर आप मुझसे बिल्कुल बिटर रियलिटी पूछें तो शायद इतना कुछ जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और अगर आप इलेक्शंस की बात करिए, झुकाव किसकी तरफ है, तो देखिए अर्ली वोटिंग तक ये डिसाइड करना काफी मुश्किल था कि कौन जीतेगा, बट नेक टू नेक मुकाबला है दोनों के दरमियान। लेकिन अर्ली वोटिंग के जो वोट्स देखने के बाद थोड़ा सा ऐसा लग रहा है लाइक डेमोक्रेट का थोड़ा सा झुकाव, लाइक उनका वोटिंग नंबर थोड़ा सा ज्यादा ऊपर है। वो इस वजह से क्योंकि डेमोक्रेट्स हमेशा से एक हिस्ट्री है कि वो हमेशा से अर्ली वोटिंग में वोट करते हैं। सो फाइनल डेट डिसाइड करेगा नवंबर 5। वो ऐसा नहीं है पाकिस्तान जैसे हालात होता है कि कोई वोट करने नहीं जाए। यहाँ पे बहुत शदीद गहमा गहमी होती है और नवंबर 5 ऐसे होगा जैसे फेस्टिव से भरा होगा। और जो डिवीजन है लेडीज, क्यों कमला हैरिस को इनकरेज कर रही हैं, क्यों चाहती हैं कि वो प्रेसिडेंट बने, क्योंकि यूएस में बहुत बड़ा इशू है अबॉर्शन का। और सब जानते हैं कि रिपब्लिकन्स दे आर नॉट इन प्रो ऑफ अबॉर्शन बिकॉज दे आर कंजर्वेटिव, और डेमोक्रेट्स दे आर लिबरल, सो दे बिलीव इन अबॉर्टिंग अ चाइल्ड। सो ये एक जंग है जो यहाँ की मॉडर्न वुमेन है, वो नहीं चाहती कि वो आपके मेरे किसी के फैसले के तहत अपना बच्चा पैदा करें या अबॉर्ट करें। वो चाहते हैं कि वो ये फैसला खुद लें, और ये फैसला उन्हें सिर्फ डेमोक्रेट्स दे रहे हैं। सो दिस इज द ओनली रीजन दैट वुमेन आर सपोर्टिंग कमला हैरिस, एंड ऑन द ग्राउंड टू बी ऑनेस्ट people are saying, people are mocking her because और मरिया, एक सवाल, मेरे बहुत सारे सवालों में एक सवाल ये भी था कि क्योंकि भारतीय भी वहां पर रहते हैं, इंडियन भी वहां पर रहते हैं, और कमला हैरिस जो है वो इंडियन निजात हैं, तो उनका रुझान क्या है ये भी बताइएगा प्लीज। एक्चुअली देखिए मैं इसको इस तरह से समझाना चाहूंगी, जिसके हाथ जो चीज आती है वो उसको वैसे बनाना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्हें जोड़ा जा रहा है कि वो एक इंडियन निजात है, ऑनेस्टली इस वक्त उन्हें अफ्रीकन अमेरिकन कहा जा रहा है, और उनकी जो पार्टी के जो लोग हैं वो इंडोर्स कर रहे हैं टू कॉल हर अफ्रीकन अमेरिकन। तो आप इससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ इंडियन स्टैंड करते हैं, कहाँ पाकिस्तानी स्टैंड करते हैं, कहाँ किसी का वोट स्टैंड करता है। ये पूरे अमेरिका की मुस्तकबिल का फैसला होने वाला है। थैंक यू सो मच। मदिहा मेरे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, बहजाद सलीमी साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों की मैं क्विकली नाज़रीन अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ूंगी। मुल्क में ऑब्वियसली कानून साजी के लिए कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे होगा, क्योंकि कौमी असम्बली का जो इजलास है वो कल शाम 4 बजे, और सेनेट का इजलास जो है वो 6 बजे तलब किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरामीम, और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे के बिल पेश किए जाने के इम्कान हैं।
गुज़िश्ता रोज़ सेनेट की कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 25 करने की मंजूरी दी थी। कल का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की दरख्वास्त से ज़मानत पर समाअत होगी। PTI खान साहब की रिहाई के लिए पुरुम्मीद दिखाई दे रही है। खबरें ऐसी भी हैं कि हुकूमत ने जजेस और ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत के खात्मे का कानून लाने का भी फैसला कर लिया है। कानून साजी के बाद जजेस और अफसरान को दोहरी शहरियत छोड़नी होगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो तलब होने जा रहा है मंगल को, जिसमें आईनी बेंच की तश्कील दिए जाने का इम्कान है। 26वीं तरमीम की मुखालिफ और चीफ जस्टिस के चुनाव के लिए पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा न बनने वाली PTI जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनेगी। आईनी बेंच की सरबराही के लिए हुकूमत की तरजीह क्या होगी, अपोजिशन किसका नाम देगी, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे मेहमानों में सेनेटर हुमायूं मेहमन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ सेनेटर दानियाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। आप दोनों मेहमानों के मैं शुक्रगुजार हूँ। दानियाल साहब, सर आप फरमाइएगा, कल जो इजलास होने जा रहे हैं इसके हवाले से खबरें हैं कि 3 अहम बिल पेश करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरामीम है, और जजेस की तादाद में इजाफे के बिल पेश होंगे। अरकान को इस हवाले से फिर इस्लामाबाद में रहने की हिदायत भी हो गई है। दानियाल साहब। जी बिल्कुल। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। जी थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तीनों बिल्कुल। कल कुछ अमेंडमेंट्स हम वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह लेके आएंगे, और उसके ऊपर जो प्रैक्टिस प्रोसीजर है या नंबर ऑफ जजेस है, ये इनिशियली जो डॉक्यूमेंट था, मेरा एक बिल था, उसी के ऊपर जहां जिसमें एड्रेस किया गया था कि ये मुल्क में जितना भी बैकलॉग है, इसको एड्रेस करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जजेस की तादाद ज़्यादा की जाए, और इसमें जो तादाद ज़्यादा करने से ये बैकलॉग और चीज़ों के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा और बेहतरी के साथ चीज़ें चलेंगी। तो और इसी तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो ऑर्डिनेंस था, उसको भी पार्लियामान से एक्सेप्ट होना चाहिए और चीज़ों के ऊपर। तो इंशाल्लाह अगर ये कल फैसला अगर हो गया पार्लियामानी कमेटी में, तो इंशाल्लाह फिर ये लेजिस्लेशन, कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन कल और अगले आने वाले दिनों में होंगी। और ये तीनों बिल कल ही पेश किए जाएंगे सर? इसका तो मैं अभी एग्जैक्टली नहीं कह सकता, लेकिन ये आपको सुबह ही पता चलेगा। लेकिन एज़ पर द नॉलेज की ये जो बिल्स हैं, ये इनको जो बेसिकली है, इनको पेश करना है अगले ही कल या परसों या इनसे आगे पीछे, मतलब इन दिनों में। सही बिल्कुल ठीक। मेहमन साहब, सर आपकी क्या हिकमत अमली होगी? लेकिन इसका मैं खाली एक चीज़ को ऐड ऑन कर दूं कि इसका जो पॉलिटिकल कॉनोटेशन है, कोई ख़ास पॉलिटिकल कॉनोटेशंस नहीं है। जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जुडिशरी में जो बैकलॉग था, या जुडिशरी के जो इंटरनल इश्यूज चल रहे थे, या जुडिशरी में जो हम चाह रहे हैं कि स्पीडी एंड फास्ट जस्टिस हो, तो वो प्रिंसिपल एड्रेस होता है। और इंशाल्लाह इससे जो पार्लियामान, जो इसमें लेजिस्लेचर है, कोर्ट्स हैं, उनको भी स्ट्रेंथन होंगे, अपने फैसले लेने में भी उनको आसानी होगी, और इंशाल्लाह चीज़ें भी बेहतरी की तरफ जाएंगी। सही। मेहमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइए कि कल अब ये 3 बिल पेश होने जा रहे हैं, अब कल भी हो सकते हैं, परसों भी हो सकते हैं, जैसे दानियाल साहब कह रहे हैं, क्या हिकमत अमली होगी सर आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आई एम सॉरी, मैं पूरी बात सुन नहीं सका था, मुझे थोड़ा सा शायद वो कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन देखिए, बात ये हो जाती है कि मुझे थोड़ी बहुत समझ ही आई थी कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल या सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीटें बढ़ा के, जजेस बढ़ा के, और उसको चाहते हैं कि वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाए। देखिए, इन प्रिंसिपल आपको वाकई पाकिस्तान की जुडिशरी को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए और देखना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, लेकिन उसके लिए एक एविडेंस बेस्ड डिसीजन होना चाहिए। एनेक्डोटल डिसीजंस के भाई हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना पेंडेंसी केसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर आप जब स्टेटिस्टिक्स देखें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 65,000 केसेस हैं जो कि पेंडेंसी में है, और उसमें से जिसके लिए इन्होंने एक बेंच बना दिया है, दैट वाज ओनली 0.2% था।
was not more than that. So I don't know why did they do it, but खैर वो तो वक्त आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बता देगा. अब आ जाते हैं बाकी बातें. आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर देखिए पूरी दुनिया, अलाउ मी जी, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखिए और दुनिया के साथ मवाजना करें तो जो पॉपुलेशन के बेसिस पे जो नंबर ऑफ जजेस है वो पाकिस्तान में उससे बहुत ज्यादा ये लेकर जा रहे हैं प्रोपोर्शनली. ठीक है. नंबर 2, इनको नहीं पता कि केस लोड या केस वेट क्या होता है, वो किस तरीके से मैनेज किया जाता है. उसमें क्रिमिनल केस के कितने नंबर होते हैं, उसमें जो दीवानी मुकदमा होता है उसके कितने, जिसको हम कहते हैं कि सिविल कमर्शियल, और उसमें सिविल केसेस के. फिर आपको उसके बाद देखना होता है कि ये इनको जब आप उनको केस लोड के लिहाज से करेंगे तो किस जगह पे प्रॉब्लम है. ये नहीं देख रहे कि तकरीबन 25 लाख के करीब जो है वो लोअर कोर्ट्स में केसेस पड़े हुए हैं, 2.5-3 लाख जो हैं वो हाई कोर्ट्स में पड़े हुए हैं, वहां पे एड्रेस नहीं कर रहे. ये सीधा जाके वैसे सर आपके पास तो एविडेंस होगा. आप कह रहे हैं कि पहले अगर करना चाह रहे हैं, जजेस की तादाद में इजाफा करना चाह रहे हैं तो एविडेंस पेश करें और फिर कर लें. तो सर आपके पास तो होगा, क्योंकि आप ही की सेनेटर हैं. कुछ महीने पहले फौजिया राशिद साहिबा, उन्होंने जजेस की तादाद में इजाफे का बिल पेश किया था, बाद में वो वापस ले लिया था. तो अभी आप लोग मुखालिफत करें, लेकिन पहले आप ही की तरफ से ये बिल पेश हो गया था. तो जिन एविडेंसेस की बात करें आप, शायद उनके पास होगा, आप लोग ज्यादा आसानी से पूछ सकते हैं. मैं आपको एक बात बताता हूँ. 2 चीजें होती हैं, एक प्राइवेट मेंबर बिल होता है और एक गवर्नमेंट का बिल होता है. प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है ना, वो अपनी सोच के मुताबिक एक बिल लाता है और उसके ऊपर फिर बहस होती है या उसको कमेटी में डाला जाता है एंड देन दे डिस्कस दैट थिंग. एक होता है गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट की पूरी जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है और बाकी जो अटैच्ड डिपार्टमेंट्स उसके साथ होंगे, उन सारों ने उसके ऊपर सोच विचार की होगी विद ऑल द वसाइल एंड एवरीथिंग. ठीक है. आप इन दोनों को बराबर करके कर रही हैं तो वो अजीब सी बात है. मैं अपने लिहाज से सोचता हूँ कि हाँ यार, इसमें नंबर करने चाहिए. तो अगर गवर्नमेंट का बिल और प्राइवेट मेंबर बिल की लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन एक जितनी है तो फिर तो सलाम है उस गवर्नमेंट को. मैं इससे एग्री करता हूँ कि फौजिया अरशद साहिबा ने किया था, लेकिन शी विड्रू इट फॉर द सिंपल रीजन कि जब उनके साथ रीजनिंग की गई कि जब आप ये करनी है तो इसका उतना फायदा नहीं होगा, अगर करना है तो लोअर लेवल पे जाए. तो शी अंडरस्टूड व्हाट इट इज. अब उसमें बिल्कुल ठीक दानियाल साहब, बिल्कुल ठीक. सर आपका जवाब आ गया इस बात पे. मुझे इजाजत दीजिएगा दानियाल साहब, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में मजीद तब्दीली भी लाई जा रही है और अब सर जो नई तरमीम है उसके जरिए आईनी बेंच के सरबराह को भी कमेटी में शामिल किया जाएगा और ये कल ही होगा. सर देखें, इसका तो ज़्यादा डिटेल्स जो है वो मेरे पास नहीं है. ये लॉ मिनिस्टर सुबह ब्रीफ करेंगे. लेकिन जहाँ तक बात है कि तरमीम में जो ऑर्डिनेंस था उसको लेजिस्लेशन एज लेजिस्लेशन बना के पार्लियामान से मंजूर कराना है, और जहाँ तक नंबर ऑफ जजेस थे, चीज़ें थी, उनको ऐड ऑन कराना है. दिस विल बी प्रिटी मच सिमिलर टू द बिल आई प्रपोज्ड अर्लियर. तो उसमें जहाँ स्ट्रेंथ हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ होगी, सुप्रीम कोर्ट की होगी, और तो उनका जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर है उनकी बात होगी. तो ये उन्हीं लाइंस के ऊपर ये चीज़ें हैं. और मैंने जिस तरह कहा कि इनके पॉलिटिकल कॉनोटेशंस इतने ख़ास कोई नहीं है. इनके जो मेन इनके प्रिंसिपल इसमें एड्रेस हो रहा है वो यही हो रहा है कि जो जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, कि जो आपके जो बैकलॉग है, जो 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार केस है उसका बैकलॉग है, जो डिलेड जजमेंट्स आती हैं, जो आपके तारीखें नहीं लगती, तो उसका ये है कि वो एड्रेस हो जाएं और वो टाइमली लग सकें और उनको जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो भी मुयस्सर हों सुनने के लिए, और इसी तरह उनकी अपीलें जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस. और सर ये बताइए जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो 2 दिन के बाद होना है, तो हुकूमत इसमें क्या करने जा रही है? क्या आपकी जानिब से आईनी बेंच की सरबराही के लिए किसको नामजद किया जाएगा? देखें, इसका तो हुकूमत को भी नहीं पता. इसका तो फैसला जो जुडिशल कमीशन के मेंबर्स होंगे ये उनका देर इन दिन होता है, और गवर्नमेंट जो है विल सपोर्ट द मेजॉरिटीज डिसीजन. और ये फैसला सर 5 नवंबर को हो जाएगा. ये जब आपका जुडिशल काउंसिल उनका जब होगा इजलास होगा तो तब होगा. ये मंगल को हो रहा है ना सर, परसों 5 नवंबर को इजलास है. जी क्या कह रही हैं?
जी जी मैं कह रही हूँ परसों 5 नवंबर को इजलास है सर। या जो जिस तारीख को भी है जी, तो जिस तारीख को भी इजलास है उसी तारीख को इंशाल्लाह ये फैसला हो जाएगा। सही सही। मेमन साहब ये फरमाइए सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल तोशा खाना केस में बानी की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत होनी है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, तोशा खाना के ऊपर ऑलरेडी एक उनको सेटिसाइड कर दिया, कह दिया कि ये गलत है, और उसके बाद फिर तोशा खाना 2, 3, 4 सारी चीज़ें वो कर रही है। ये ऑलरेडी ये एक जो लॉ है उसके अगेंस्ट जाती है। आप एक ही किस्म के केस में, एक ही चीज़ के अंदर, एक ही मौका, एक ही सब कुछ के अंदर से 2-3 केसेस नहीं निकाल सकते। तो अगर आप उसूलन बात करें तो उसूलन इस वक्त इमरान खान को जेल में होना ही नहीं चाहिए, उसूलन नहीं होना चाहिए। हाँ, उन पर केसेस जरूर होंगे, उन केसेस की बेल की बेसिस पे जेल पे नहीं होना चाहिए, वो जेल से बाहर होना चाहिए। ये इन प्रिंसिपल बात। अच्छा, एक ये भी बताइएगा हुमायूं साहब, आजकल इमरान खान साहब अपनी हियरिंग्स पर जिस तरह से पहले रिपोर्टर्स से बात करते थे, स्टेटमेंट देते थे, आजकल बातचीत नहीं कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे हैं, इसकी कोई खास रीजन है क्या? उनसे मिलने नहीं दे रहे तो फिर स्टेटमेंट कहाँ से आएगी? जब मिलने देंगे तो स्टेटमेंट आएगी ना। देखिए ना, बात ये हो जाती है, डर लगा होता है। जब जो आदमी मेरिट पे ना हो ना, वो मेरिट वाले बंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो उसके चीजें, उसके वो पेशी के दौरान रिपोर्टर्स से तो मुलाकात होती होगी ना? देखिए, जब मुलाकात होगी तो वो अपना बयान भी देंगे, वो अपनी बात भी करेंगे। जब पेशी होगी, जब सारी चीजें होगी, इस वक्त आप ये देख लें, इस वक्त वो अपने लॉयर्स के साथ बमुश्किल उनकी मुलाकात कराते हैं। उनके फैमिली वालों के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई है सिंस मेरे ख्याल में 6 या 7 अक्टूबर। उसके साथ किसी पार्टी वाले के साथ किसी की मुलाकात नहीं कराई जा रही है। देखिए, ये जो चीजें, ये जो हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, ये हम वो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि जो कि हमें शायद पीटीआई को उतनी तकलीफ ना दे, लेकिन इन लोगों की ची बोल जाएगी जब ये लोग आएंगे। सर, मुशाहिद साहब ने वैसे ये बात कही थी जब वो ऑपोजिशन में थे। एनीवे, मुझे बताइए, आप लोग पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं बने, लेकिन जुडिशल कमीशन का अब आप हिस्सा हैं। मंगल को इसका इजलास होने जा रहा है, क्या करेंगे? आईनी बेंच की सरबराही के लिए सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर को नामजद करेंगे आप लोग? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, एक चीज होती है, एक होती है लाइकनेस की और एक होती है उसूल की। ये दो मुख्तलिफ चीजें होती हैं। मैं हो सकता है मैं किसी एक शख्स को पसंद करता हूं और मैं उसकी तरफ मेरा झुकाव हो, लेकिन उसूलन किसी दूसरे शख्स की बात आनी चाहिए, उनको होना चाहिए। अगर आप उसूल की अगर लेकिन सर, पार्टी का एक अपना उसूली फैसला होता है ना सर। पार्टी ने किसको चूज किया है, क्या सोच रही है पार्टी, किसके लिए फैसला किया है? पार्टी का फैसला उसूल की बुनियाद पे होना चाहिए। अगर पार्टी का फैसला उसूल से हट के हो जाए तो वो डिसीजन भी गलत होगा। अगर कलेक्टिव डिसीजन भी आपकी पार्टी ने उसूल से हट के फैसला किया है या उसूली फैसला कर लिया है सर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसूली फैसला ये है कि जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव होना चाहिए, ये उनका प्रेरोगेटिव। अगर आप मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए, अब आप भी कहती हैं, मैं भी सारे कहते हैं कि जस्टिस याया फरीद, यानी आपकी जमात की तरफ से जस्टिस मंसूर को नामजद किया जाएगा, आईनी सरबराह के तौर पर आप लोग उन्हें नामजद करेंगे? मुझे चूंकि उसका नहीं मालूम, मैं आपको इन प्रिंसिपल बात कर रहा हूं, मैं इन पर्टिकुलर बात आप कह रहे हैं कि उसूली फैसला पार्टी करेगी, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सीनियर मोस्ट जज जो हैं उनको नामजद करेंगे आप लोग, सीनियर की बुनियाद पर करेंगे आप? देखिए, मेरी नजर में जो सबसे नॉलेजेबल जज, जो सबसे सीनियर जज होता है, वो उसूलन सबसे सही जज होता है। ठीक है, अब मैं आपको जो आना चाह रहा था वो थोड़ा सा कर लें। देखिए, मैं आपको बताता हूँ जुल्म क्या है। आपकी नजर में या पार्टी की नजर में मेमन साहब? देखिए, मैंने आपको दोबारा कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। मुझे ब्रेक लेना है, जल्दी से जवाब दे दीजिए कि आप ये जो बात कर रहे हैं, ये आप अपनी बात कर रहे हैं या पार्टी की बात कर रहे हैं? ये मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि पार्टी के क्या डिसीजन होगा। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि आप दोनों मौजूद मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। सर, मुझे एक नए ब्रेक के बाद वापस आती हूँ।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे मौजूद मेहमानों में दानियाल चौधरी साहब और हुमायूं मेमन साहब साथ मौजूद हैं। दानियाल चौधरी साहब, सबसे पहले तो सर ज़रा मुझे ये बता दीजिए, मियाँ साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कहा पंजाब हुकूमत पीआईए की खरीदारी में दिलचस्पी रखती है। मरियम साहिबा ने उनसे कहा कि क्यों ना हम पीआईए को एक्वायर कर लें। फिर आज लंदन में मियाँ साहब ने से दोबारा सवाल हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि इस पर मज़ीद काम का इरादा है, लेकिन कुछ ही देर में मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से इस बात की तरदीद कर दी गई है। क्या इस पर गौर ही नहीं हुआ या गौर के बाद इस ऑप्शन को ड्रॉप किया गया? ये हुआ क्या दानियाल साहब? देखिए जी, मैं इसके ऊपर ज़्यादा ख़ास कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रोविंशियल इशू है। मैं आई रिप्रेजेंट द फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि इस मुल्क में जो भी इंस्टीट्यूशन था या जो भी इदारा था जो बहरानों में रहा, जो अंधेरों में रहा, जब वो हमारे हाथ लगा तो उसको ठीक किया। तो अगर पंजाब गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी होती फाइनेंशियल और मरियम नवाज साहिबा उसको सरबराही उसको स्पेयर हेड कर रही होती तो मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि दैट शी वुड हैव सॉर्टेड इट आउट एंड शी वुड हैव फिक्स्ड इट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी सूबे हैं उनके जो पैसे हैं वो वफाक देती है, तो आई डोंट सी कि वो जो बग़ैर प्राइवेट कंसोर्शियम बग़ैर बनाए वो कैसे इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके ऊपर प्रेफरेंस यही होगी कि हम कोई प्राइवेट ऑपरेटर को ही दें जो जिनका एयरलाइंस का एक्सपीरियंस है, जो चला रहे हैं और उसको बेहतर अभी देख रहे हैं। तो जहाँ तक उसकी बात है तो आई थिंक वी विल बी वेटिंग फॉर मोर बेड्स। बिल्कुल ठीक। अच्छा दानियाल साहब, मुझे बताइएगा, वज़ीर आला के हस्बैंड की एक वीडियो वायरल हुई है आज कैप्टन सफदर की, जिसमें वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब का जो मानसेरा का इलेक्शन है वो उन्होंने चोरी किया है जो उनको लाए थे। जो सर मियाँ साहब आए थे या लाए गए थे? देखिए, मैंने जिस तरह कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का, मैं क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो मुझे आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन इट मच, लेकिन मैं एक चीज़ बड़ा वसूख से कह सकता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब 2018 में जब उनका मैंडेट लिया गया तो 2018 में वो सबसे मकबूल लीडर थे और आज भी पाकिस्तान में सबसे मकबूल लीडर मियाँ नवाज शरीफ हैं। पाकिस्तान में जब कोई बहरान आया, पाकिस्तान में जब भी कोई हमें मुल्क अंधेरों में मिला, हमें दहशतगर्दी में मिला, हमने मुल्क को इन इश्यूज से निकाला। अगर किसी जमात ने नफरत के बीज बोकर लोगों को इकट्ठा कर दिया हो तो उसको मकबूल जमात नहीं कहते, उसको मॉब कहते हैं। अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, पॉलिटिकल कामों के ऊपर और कारकर्दगी के ऊपर देखा जाए तो हमारे से ज्यादा मकबूल ना कोई जमात है और ना ही किसी के पास इतना काम है कि वो दिखा सके या बता सके। जो हमारे मुखालिफ जमातें हैं, वो कोई भी जमात हो, किसी ने बीआरटी के दरवाजे उल्टे लगाए और किसी ने 20 साल में कोई एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट नहीं कर सकी। मुझे इजाजत दीजिए दानियाल साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा। मेमन साहब, ये बताइए सर, ये जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो आपके लोग गए, इस पर आपके खिलाफ जो लोग गए, उनको आप लोग लाहौर हाई कोर्ट बार ने उसको चैलेंज किया है। पीटीआई इस हवाले से क्या इरादा रखती है? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपने अपने लोगों को शो कॉज किया था तो उसका क्या हुआ सर? उस पर मजीद कोई आगे कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं क्या? अच्छा, सबसे पहले तो मैं छोटा सा कमेंट कर देता हूँ। जो आपने पहले सवाल पूछा था मरियम औरंगजेब के लिहाज से, बेसिकली मरियम औरंगजेब ने स्नब कर दिया था। दूसरे लफ्जों में ये छोटे से आंसर है कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को स्नब कर दिया कि आप क्या बातें कर रहे हो। नंबर 2, देखिए, जमात में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, जो ये जमात मियां नवाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर खड़ी है। जस्ट प्लीज अलाउ मी, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद दूसरी बात आ जाती है कि 26वीं तरामीम की बात करें। देखिए, 26वीं तरामीम हमारे लिहाज से ये आर्टिकल 8 के सब सेक्शन 2 के खिलाफ वर्जी करती है, जिसकी तो 26वीं तरामीम पर बहुत ज्यादा बात हो गई है, तमाम ही प्रोग्राम्स में बहुत डिस्कशन हो गई। मैं तो ये पूछूं कि अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? एक तो ये कि क्या चैलेंज करने जा रहे हैं, दूसरा आपके लोगों को जो नोटिस किया था उसके बाद क्या हिकमत अमली है, क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए
मैं आपने उसी लिए ना 26 तरामीम में उसके लिहाज से कहा, देखिए हम उसको डेफिनेटली, मेरे लिहाज से उसको डेफिनेटली चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और उसको फिर जाके उसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए। और जिस दिन ये, मेरी नज़र में जिस दिन ये चैलेंज हो जाएगा और जब इस सुप्रीम कोर्ट में आएगा, उसके ऊपर फुल बेंच इंशाल्लाह ताला मोस्ट प्रॉब्ली आएगा, तो वो इसको उड़ा देंगे, तो ऑटोमेटिकली हर वो गलत काम जो हुआ था वो दोबारा ठीक हो जाएगा। अब बात आ जाती है जिन लोगों को शो कॉज नोटिस किया था, उन लोगों ने उसका जवाब दिया नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेमन साहब, प्रोग्राम में आप थे। दानियाल चौधरी साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, आप गुफ्तगू हो रही थी। क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ूंगी। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है, सुनिए। पीआईए को ठीक करना नहीं है मेरे जिम्मे। पीआईए जिस तरीके की है, जिस हालत में है, सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी है। जो खुद प्राइवेटाइजेशन के वजीर रहे हैं वो भी मुझे मशवरे दे रहे हैं, तो मेरे तक जिम्मेदारी आई क्यों? अगर आपने जो निभाइयां होती, 25 वजीर रहे हैं मेरे से पहले। ये हमारा कौमी एसेट है, मैं इसको औने पौने नहीं बेच सकता। अगर केपी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, बलोचिस्तान हुकूमत मिलके लेना चाहती है तो हमें क्या एतराज है? आज भी कहता हूं कि पीआईए जो है ये एक बहुत बड़ा एसेट है, अगर इसको सही मैनेज किया जाए। कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस हुकूमत में शामिल नहीं रही जिसने पीआईए को डुबोया हो? अब्दुल अलीम खान साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें बड़ा वाज़ेह किया कि पीआईए कौमी असासा है, वो उन्हें पूरे नहीं बेच सकते हैं। पुराने फ्रेमवर्क में तब्दीली का इख्तियार उनके पास नहीं था। निजकारी का अमल उनकी वजारत संभालने से 6 माह पहले ही शुरू हो चुका था। वो निजकारी के कानून से 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकते थे। उनका काम कौमी एयरलाइन को चलाना या ठीक करना नहीं है, बल्कि उसे बेचना उनकी जिम्मेदारी है। अलबत्ता वो अब भी समझते हैं कि पाकिस्तान एयरलाइन को सही अंदाज में चलाया जाए तो ये मुनाफा बख्श इदारा बन सकता है। सूबाई हुकूमतों के एयरलाइन ख़रीदने के बयान पर अब्दुल अलीम खान ने खुलकर कहा कि जो भी ख़रीदना चाहे उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। 2 रोज़ पहले नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ने वफाकी वजारत निजकारी को एक ख़त भेजा था जिसमें कौमी एयरलाइन की ख़रीदारी में दिलचस्पी का इजहार किया गया था। इसके बाद कल नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने अमेरिका में बताया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पीआईए ख़रीदने के लिए उनसे मशवरा किया है। मुझे मरियम ने कहा था जी कि आप सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना पीआईए को एक्वायर ना कर लें पंजाब और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आए और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कह रही कि उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। तो मैंने कहा आप इस मशवरा करें, आप पीआईए भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना एस्टेब्लिश कर लें। जो एयर पंजाब जो है ना वो लाहौर से या कराची से या पेशावर से या कोयटा से न्यूयॉर्क डायरेक्ट भी जाए, लंदन भी जाए, टोक्यो भी जाए, हांगकांग भी जाए, तो वो इसके ऊपर मेरा ख्याल है गौर ख्वास हो रहा है। मियाँ साहब के बयान के बाद आज पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब साहिबा ने पंजाब हुकूमत की जानिब से पीआईए को खरीदने की खबर की तरदीद की और इसे झूठी खबर कहा। लेकिन आज लंदन पहुंचने के बाद फिर से मियाँ साहब ने कहा कि उनकी बेटी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने उनसे पीआईए के हवाले से बात की थी। इस हवाले से मजीद काम करने का इरादा है। पीआई की बात की थी, अब इंशाअल्लाह उसके ऊपर मजीद काम करने का इरादा है। देखें कि वो जो मैंने जो कुछ कहा वो अल्लाह करे कि मटेरियलाइज हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मुयसर आए। अब मरियम औरंगजेब दुरुस्त कह रही हैं या फिर मियाँ साहब दुरुस्त कह रहे हैं, ये फैसला नून लीग और पंजाब हुकूमत पर छोड़ते हैं, वो फैसला कर लें और वो बता दें। अलबत्ता आज ज़राए से ये खबरें भी आई हैं कि हुकूमत पंजाब ने पंजाब एयर के नाम से एयरलाइन लॉन्च करने का फ़ैसला किया है। अगर ऐसा भी है तो फिर बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि पंजाब में बैठी नून लीग और केपी में मौजूद तहरीक इंसाफ की हुकूमतें जो आज पीआईए को ख़रीदने में दिलचस्पी दिखा रही हैं, वो अपनी हुकूमतों में इसे क्यों नहीं चला सके। पाकिस्तान एयरलाइन गुज़िश्ता 10 सालों से खसारे में है। 2004 के बाद से ये एयरलाइन ऐसे खसारे के दलदल में फंसी कि फिर आज तक निकल नहीं सकी है। इस दौरान काफ लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनकी हुकूमतें आईं, लेकिन कोई भी कौमी एयरलाइन को खसारे से निकाल ही नहीं सका। पीआईए का शुमार हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले उन इदारों में होता है नाज़रीन जो कौमी ख़जाने को सालाना अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाते हैं। 2014 में हुकूमत ने पीआईए की निजकारी का फैसला किया, लेकिन हुकूमत इसमें कामयाब नहीं हो सकी। इस दौरान इसहाक डार, मोहम्मद जुबैर,
दानियाल अजीज वजारतों पर रहे। लेकिन क्या PIA से जो इस वक्त हाल है वो हमेशा से ऐसा ही था? तो बात ऐसी नहीं है, क्योंकि एक वो भी ज़माना था कि जब बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस वाली इस हवाई कंपनी का कोई जवाब नहीं था, कोई मुकाबिल नहीं था। आज़ादी के सिर्फ 8 साल बाद यानी 1 फरवरी 1955 को PIA की पहली परवाज़, गैर मुल्की परवाज़, अपने मुसाफिरों को कराची से लंदन में रास्ता काहिरा लेकर गई और इस परवाज़ के साथ ही PIA की तरक्की का सुनहरा दौर भी शुरू हो गया। कौमी एयरलाइन ने कीमती ज़र मुबादला कमाना शुरू किया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पहली एशियाई फ़ज़ाई कंपनी थी जिसने लंदन और यूरोप के बाद अमेरिका के लिए भी बराह रास्त परवाज़ें शुरू की। PIA को ये भी एजाज़ हासिल है कि ये एशिया की पहली एयरलाइन है जिसने सबसे पहले जेट तैयारों को अपने फ्लीट में शामिल किया। फिर देखते ही देखते खित्ते की सबसे बड़ी और कामयाब एयरलाइन बनकर PIA ने कई बड़ी एयरलाइंस को उड़ना सिखाया है। आज की जो कामयाब तरीन एमिरेट्स एयरलाइन है उसको खड़ा करने में PIA का बड़ा अहम रोल है। दुनिया की बड़ी एयरलाइंस के पायलट्स कराची में PIA की तरबियत गाह में तरबियत हासिल करते थे, लेकिन फिर सियासी मुदाखलत, सियासी भर्तियाँ, करप्शन ने आसमान पर सब्ज हिलाली परचम ऊंचा करने वाली इस कौमी एयरलाइन को ऐसा नीचे गिराया कि आज हर हुकूमत के लिए इसको चलाना और बेचना दोनों ही मुश्किल बना हुआ है। प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं नाज़रीन। एक और बड़ा संजीदा मामला है। मौसम सरमा का आगाज़ हुआ और इसके साथ ही लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्से शदीद स्मॉग की लपेट में आ गए हैं। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सफ़े अव्वल पर आ गया है। पंजाब हुकूमत स्मॉग की बड़ी वजह भारत से आने वाली हवाओं को करार दे रही है और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखकर मुज़ाकरात के ज़रिए स्मॉग के मसले से निमटने की ख्वाह हैं। स्मॉग बढ़ने के साथ लाहौर में ख़ास तौर पर मुख्तलिफ बीमारियाँ जिसमें स्पेशली सांस की बीमारियों में इजाफ़ा हो रहा है। फ़िलहाल इस मामले से निमटने के लिए हुकूमत ने लाहौर के 11 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाकर फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने की कोशिशें की हैं, लेकिन ख़बरें हमारे पास कुछ इस तरह की हैं कि इस हिकमत अमली से भी स्मॉग में न कमी आ सकी है, ना फ़ज़ाई आलूदगी का जो गुज़िश्ता सालों का रिकॉर्ड है वो टूट सका है। इनफैक्ट लाहौर में हद निगाह जो है वो सिफर हो गई है। आज हुकूमत पंजाब ने बढ़ती हुई स्मॉग की वजह से लाहौर के प्राइमरी स्कूल्स 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए हैं। स्मॉग के असरात और इससे निमटने के मामलात पर बात करने के लिए आज हमने सेहत और माहौलियाती माहिरीन को मदऊ किया है। प्रोग्राम से आप माहिर माहौलियाती क़वानीन हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी शुक्रगुजार हूँ फ़ाद साहब। सबसे पहले ये फरमाइए सर, आवाम की आगाही के लिए पहले बताइएगा कि ये स्मॉग जो है ये हर साल हम देखते हैं और पंजाब और स्पेशली लाहौर इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है और क्या दीगर ममालिक भी इस मसले की जकड़ में आते हैं और उससे निमटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं ये बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का। मैं सबसे पहले तो एक थोड़ी सी बात क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि हम इस इशू के बारे में गुफ्तगू साल में सिर्फ एक ही दफ़ा करते हैं जब स्मॉग की विजिबल आमद होती है। अब मैं विजिबल आमद क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हुकूमत पंजाब के अपने डेटा के मुताबिक जनवरी 2019 से लेके अगस्त 2024 तक जो WHO के एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक हमने सिर्फ इन 2070 दिनों में 20 गुड डेज देखे हैं। 20 दिन ऐसे देखे हैं इन 2070 दिनों में। ये बात कुछ महीनों की नहीं है, ये बात रोज की है, हर साल, हर दिन, हर घंटे की बात है। ये हम इसकी गुफ्तगू में सबसे ये इम्पोर्टेंट पहलू भूल जाते हैं कि स्मॉग सिर्फ कुछ महीनों में हमारे लिए मसला नहीं है। हमारी एयर क्वालिटी 4 महीनों के लिए खराब नहीं होती, 12 के 12 महीने खराब रहती है। 4 महीने कुछ ऐसे आते हैं जिसमें हमारी नजरों के सामने होती है, हमारी आंखों में चुभती है, हम सूंघ सकते हैं उसको और जो पिछले 2 सुबह से लाहौर के हालात रहे हैं हम उसमें उसको टेस्ट भी कर सकते हैं बाहर निकल के, इसलिए हम इसकी गुफ्तगू कर लेते हैं। ये मसला क्यों कुछ महीनों में ज्यादा बढ़ जाता है, ये एक अगर आप माहिर मौसमियात से बात कीजिए वो आपको एक इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट समझाएंगे जिसमें आप सिर्फ अभी के लिए ये समझ लें कि हमारी जितनी भी पोल्यूशन बन रही है वो एक ही जगह रुक जाती है, उसके पास डिस्पर्स होने के लिए कोई एवेन्यू नहीं रहता। तो इन महीनों में हम जितनी भी पोल्यूशन अपनी जनरेट कर रहे हैं वो वही हमारी नजरों के सामने रहती है।
उसमें हमारे पास सही साहब, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। मैं क्योंकि आपने ये सांस की बीमारियों की बात की है ना, तो मैं चाह रही हूँ कि जरा हम इरफान साहब को भी ऐड कर लें। इरफान साहब, मुझे ये बताइएगा सर कि हर साल ही हम देखते हैं ना स्मॉग, और बिल्कुल सही बात कर रहे हैं फाल साहब कि जब हमारी आंखों के सामने आती है, जब हम इसे फील करना शुरू होते हैं, तो फिर हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सर कोई डाटा वगैरह मौजूद है कि पिछले साल कितने लोग स्मॉग की वजह से मुतासर हुए, जो मौलिक बीमारियां स्पेशली सांस की जो बीमारियां हैं उससे मुतासर हुए, और अब तक कितने फीसद अवाम है जो कि इससे मुतासर हो चुके हैं? क्योंकि अभी तक भी हम देख रहे हैं कि पंजाब में इसे हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा सीरियस लिया नहीं जा रहा है इसे। जी बिस्मिल्लाह। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली स्टैटिस्टिकल डाटा पाकिस्तान में कलेक्ट करना इज नियर टू इम्पॉसिबल, लेकिन फॉर द लास्ट 10 years इफ आई एम नॉट रॉन्ग हम इस पे बात भी कर रहे हैं, और बात बिल्कुल ठीक कहा फाद साहब ने, हम उस वक्त करते हैं जब हमें विजिबल होती है, और ये इनविजिबल थ्रू आउट द ईयर रहती है। लास्ट ईयर एक्सपेक्टेड 30% इंक्रीज था इन हेल्थ सेक्टर, जो बर्डन एनवायरनमेंट के वजह से हमारे लंग्स के पेशेंट को आया, और यही एक्सपेक्टेशन हमारी इस साल भी है कि क्योंकि लास्ट टाइम भी ये इतना बड़ा ही मॉन्स्टर था जितना इस दफ़ा है, और लेट्स सी अब हमारा इस दफ़ा क्या सिनेरियो बनता है। ठीक, सही। अच्छा फाद साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा कोशिश कर रही हैं कि भारतीय हम सब से बात की जाए और उनके साथ डायलॉग किए जाए इस सारे मामले पर, तो उसका क्या नतीजा हो सकता है? इंडिया के साथ स्मॉग डिप्लोमेसी से ये मसला हल हो सकता है? और सेकेंडली ये भी साथ ऐड कीजिएगा कि ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इसकी वजह से कैंसर जैसे मौलिक मर्ज का भी शिकार हो सकते हैं, तो इस तरह की भी है इत्तला? बात ये है कि ये मैं माजरत के साथ कहूँगा कि हमने एक आसान हल ढूंढ लिया है कि हम इंडिया के ऊपर डाल देते हैं कि हमसाये मुल्क की वजह से हो रहा है। चले अगर एक मिनट के लिए इस बात को मान भी लिया जाए, जबकि डेटा नहीं सजेस्ट करता ये क्लेम गवर्नमेंट का, लेकिन अगर इसको मान भी लिया जाए तो फिर कुछ करना है ना। हमने कुछ करने के लिए कोई डेटा होना चाहिए हमारे पास। अभी जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि डेटा अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्ट करता नहीं है पाकिस्तान में, हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि हमारी स्मॉग में अगर पहली बात इंडिया की कंट्रीब्यूशन है कि नहीं, और अगर है तो किस हद तक है। हमारा डेटा तो ये सजेस्ट करता है, जो हुकूमत का डेटा है जिसे मेजॉरिटी आपको एक्टिविस्ट डिसएग्री करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर हुकूमत का डेटा भी मान लिया जाए तो वो कहते हैं कि जी 84% तो ट्रांसपोर्ट से है, वो इंडिया के ऊपर तो नहीं डालते। यही प्रॉब्लम है इसके अंदर कि हमारे पास कोई डेटा है नहीं। हो सकता है ये बात सच हो, लेकिन सच को साबित करने के लिए कुछ सबूत होना जरूरी होता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुझे याद पड़ता है मरियम औरंगजेब साहिबा ने जिक्र किया था कि 30%, उन्होंने जिक्र किया था कि 30% इसकी कंट्रीब्यूशन इंडिया से आ रही है। चले 30% का हम कुछ नहीं कर सकते, मैं मान भी लूं अगर उनकी बात, मैं नहीं मानता लेकिन चले मैं मान भी लूं, तो बाकी 70% तो हम खुद है ना। हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर हुकूमत पंजाब ने लीगल साइट के ऊपर 2 डॉक्यूमेंट जनरेट किए हैं। एक डॉक्यूमेंट कहलाता है क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, और दूसरा डॉक्यूमेंट है सीएम पंजाब स्मॉग मिटिगेशन प्लान 2024। ना तो हुकूमत अपना क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद सही से कर रही है, ना ही हुकूमत ने ये जो मिटिगेशन प्लान बनाया था 2024 का, जो बेसिक चीज, एक बहुत बेसिक लेवल का डॉक्यूमेंट है, अनफॉर्चुनेटली वो कोई सीरियस पॉलिसी रिकमेंडेशंस नहीं देता। हम उस डॉक्यूमेंट के ऊपर भी पंजाब में अमल दरामद नहीं कर सके। हम सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं कि हमारे फार्मर्स जो धान की फसल हार्वेस्ट करने के बाद छाछ जलाते हैं, उसकी वजह से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। हुकूमत पंजाब का डेटा इससे बरक्स बात करता है। वो तो कहते हैं इनका कसूर 11% है, लेकिन हम ये अगर बात मान लें आपका जवाब आ गया, क्योंकि ये तो पॉलिसी ने कहा ये इसलिए भी ज्यादा सीवियर मामला है कि इस वक्त ग्रीन लॉकडाउन लग गया है, लेकिन लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, लोग इसको इतना संजीदा नहीं ले रहे हैं। तो इरफान साहब, क्या इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है? एक तो ये भी बताइएगा, और साथ साथ प्लीज इसकी संजीदगी, इसकी सीरियसनेस बताइए कि इसके लिए कितना ज्यादा जरूरी है एहतियाती तदबीर करना। देखिए बिल्कुल इससे कैंसर भी हो सकता है, और ये स्किन कैंसर का बाइस भी बन सकता है, और लंग कैंसर का भी बाइस बन सकता है। लेकिन हम सिर्फ एक कंपोनेंट को मैं समझता हूँ मीडिया ज़्यादा डिस्कस करता है, वो ये कि शायद ये लंग डिजीज़ का ज़्यादा बाइस बन रहा है। वो तो बात ठीक है, बिकॉज इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट पार्टिकल है जिसको हम पर्टिकुलर मैटर कहते हैं, वो स्मॉल पार्टिकल जिनका साइज 2.5 माइक्रोन से कम होता है, जो कि हमारे नाक से
अंदर लंग्स में जाते हैं और हवा की थैलियों में जाके ब्लड में शामिल होते हैं, तो उनसे लोगों को हार्ट अटैक भी होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो बच्चे जो इस इन्वायरमेंट में रहते हैं उनका IQ भी लो होता है। वो प्रेग्नेंट फीमेल जो इस एनवायरनमेंट में रहते हैं उनमें लो बर्थ बेबी और प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सिर्फ ये लंग्स को इन्वॉल्व नहीं कर रही, ये आइज को भी कर रही है, स्किन को भी कर रही है और अदर ऑर्गन को भी इन्वॉल्व कर रही है। और इससे जो बचाव है, मैं कुछ बात आपकी सुन रहा था, कभी भी एक्सपेक्ट ना करें कि आज के किए हुए जो इम्पैक्ट हैं वो आपको विद इन अ ईयर नजर आएंगे। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस और उसमें आप लोगों का, मीडिया का, हम हेल्थ केयर वर्कर का और पब्लिक, यानी ये बड़ा संजीदा मामला है सर। और जो लोग इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम, तो उनसे बड़ी गुजारिश है कि जो कुछ हुकूमत इक़दाम कर रही है इससे उसको प्लीज़ संजीदगी से लें, उसको ज़रूर फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान मलिक साहब साथ मौजूद थे, फहद मलिक साहब साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह जुमे को नाज़रीन से मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।